नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आ गया हूं। सभी स्टूडेंट फटाफट से जुड़ जाइएगा। आज आपको इंडस्ट्री ऑफिसर का जो है एग्ज़ाम हुआ था आपका 2018 में, उसका पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और आज 70 प्लस क्वेश्चन करवाऊँगा। कितने? 70 प्लस क्वेश्चन करवाऊँगा। क्लास में बने रहिएगा। बहुत कम बच्चे आते हैं, लगभग 50-60 बच्चे देखते हैं, फिर भी मैं इस क्लास को डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेरे ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि सर आप पूरा क्वेश्चन करवाएंगे। मैं बिल्कुल पूरा करवाऊंगा मित्रों, टेंशन ना लो आप। तो आज की 17 नंबर की क्लास है। आपकी पिछले सालों के पेपर करवा रहा हूँ, 17 नंबर का पेपर है। एक पेमेंट वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। कितना? एक पेटेंट की बात की गई है दोस्तों यहाँ पर, सॉरी, ठीक है ना। 20 वर्षों के लिए पेटेंट दिया जाता है, जैसे कि GI टैग वगैरह, पेटेंट वगैरह ये चीज़ें दी जाती ना, ऐसी बातें, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के कितने जिले ODF यानी कि खुले में शौच मुक्त घोषित किए गए? यानी कि ये पहले का प्रश्न है, अभी इस प्रश्न को डिलीट कर दो, आप आपके मन से निकाल दो। और मैं आपको बता दूं, पूरे 33 के 33 जिले क्या हो चुके हैं? शौच मुक्त हो चुके हैं, खुले में शौच मुक्त। अगला प्रश्न है आपका, क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कार्य दंडनायक के रूप में कलेक्टर में निहित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आप सभी का। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं आपको छोटा करके बता देता हूँ। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो ये C वाला ऑप्शन है ना, 1 व 3, ये सही है। तो कौन कौन सा है मैं बता दूँ, ये 1 और 3 यानी कि पुलिस पर नियंत्रण रखना और विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना, ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? यानी कि मुख्यमंत्री को कितने पैसे मिलने हैं, कितना भत्ता मिलना है, ये कौन डिसाइड करता है? राज्य विधानसभा इसको क्या करती है? डिसाइड करती है। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य नहीं है? कौन नहीं है? बताओ फटाफट से। तो वो नहीं है अर्जुन राम मेघवाल, उस समय नहीं थे, ठीक है ना, याद रखना है। किरोड़ी लाल है, भूपेंद्र यादव है, मदन लाल सैनी है। अगला प्रश्न, नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है मेयर, ठीक है ना। जैसे कि जयपुर में कौन बैठता है? मेयर, मेयर ही होता है ना जयपुर में, पता है ना। अगला प्रश्न, मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन यानी कि संचालन कौन करता है? कौन करता है? ग्राम पंचायत। मनरेगा की फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये एक रोजगार गारंटी योजना है। ये योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये तो सभी को पता होगा, तहसील। क्या है? प्रशासनिक दृष्टि से तो वह होती है तहसील। क्षेत्रीय प्रशासन की दृष्टि से तहसील का स्थान महत्वपूर्ण है। तहसील प्रशासन की आधारभूत इकाई मानी जाती है क्योंकि यही आम जनता से अधिक निकट से जुड़ी होती है। तहसील का मुख्य अधिकारी तहसीलदार होता है जो द्वितीय श्रेणी का राजपत्री अधिकारी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यता की नियुक्ति के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? बताओ फटाफट से कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री। क्या हो जाएगा? ठीक है, रुकिएगा 1 मिनट दोस्तों। इसका हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम मुख्यमंत्री होता है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपके लिए, राज्यपाल पद पर नियुक्त करने के लिए उपयुक्त योजनाएं क्या है? तो वह है 1 और 3। 1 और 3 यानी कि वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, वह राज्य विधानमंडल और संसद को सदस्य न हो, यानी कि राज्यपाल पद पर तभी नियुक्त हो सकता है। अगला प्रश्न क्या होगा? राजस्थान राज्य महिला आयोग है। राजस्थान राज्य महिला आयोग क्या हो जाएगा?
संवैधानिक निकाय, क्या है? संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है या निर्वाचित होता है, तो नियुक्ति होती है। बताओ फटाफट से। सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है? तो कौन है मित्रों? इसका राइट आंसर है कैलाश नाथ वाचु। कौन? कैलाश नाथ वाचु। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए थे? तो कौन थे मित्रों प्रथम? तो सही आंसर है श्री आई.डी. दुआ। कौन? श्री आई.डी. दुआ। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य की भारत में कुल पशुधन में कितनी प्रतिशत भागीदारी है? कितनी प्रतिशत है? सही आंसर हो जाएगा इसका 11.27। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो खैरपुर, लायलपुर, मीरपुर, बहावलपुर। तो कौन सा नहीं है पूछा है, बताओ। सभी को पता होगा लायलपुर नहीं है। उसके अलावा बताऊं कौन कौन से हैं, मैं बता देता हूं आपको। टोटल जो सीमा की लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है, जो रेड क्लिफ लाइन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसमें भारत के तो 4 जिले, राजस्थान के तो 4 जिले हैं, ठीक है, पर पाकिस्तान के 9 जिले हैं। तो 9 जिले के नाम बता देता हूँ पाकिस्तान के। बावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संदर, अमरकोट, थार पारकर। और राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर 4 जिले हैं, ठीक है, याद रखोगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा। मालवा पठार किसका विस्तार है? तो मालवा पठार किसका है? हाडोती का पठार है, ठीक है। मैं हाडोती में ही रहता हूँ दोस्तों, बूंदी जिले में। अगला प्रश्न, दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है, किसकी? दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है, किसकी? तो वह है तरबूज की। किसकी? दुर्गापुर केसर तरबूज की एक प्रसिद्ध किस्म है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? कितने? कमेंट करके बताओ। सही है 25। क्या हो जाएगा? राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 3 बाघ परियोजना, 11 कंजर्वेशन रिजर्व, 25 वन्य जीव अभ्यारण्य, 7 मृग वन तथा 5 जंतुआलय स्थित है। तो ये डिटेल जो मैंने बताई है याद रखना है। निम्नलिखित कार्यक्रम में से कौन सा एक कार्यक्रम मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? तो वह नहीं है सी, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान में गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यह तो सभी को पता होगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, और ये अलवर जिले में। कौन सा है? तो वह है NH71B। NH71B रेवाड़ी, बीवाड़ी, अलवर से होते हुए दारूहेड़ा तक जाता है। ये राजस्थान के केवल अलवर जिले से गुजरता है। कितने किलोमीटर? 4.7 किलोमीटर। याद रख लेना, 4.7 किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सभी को पता होगा 10.41% या 1/10, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो, 1/10 भाग। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रखोगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है, दूसरा स्थान MP का है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सभी को पता है, चंबल है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, जो बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। कितनी है? 18 मीटर। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? तो खाद्यान्न का कटोरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी, पूर्वी मैदानी प्रदेश को। राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। राजस्थान के पूर्वी प्रदेश में दोमट कच्चारी मृदा पाई जाती है। इस जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा सर्वाधिक होती है, इस कारण यह सर्वाधिक उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है आपके लिए, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन था? यह तो सभी को पता होगा, इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर है अलवर। कौन है? अलवर। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान के राज्य
प्रथम किया था दोस्तों? प्रथम कौन था, बताओ फटाफट से। तो प्रथम था भरतपुर, ठीक है, भरतपुर था। आपको मैं बताऊं, भरतपुर जो है सितंबर 1803 में, कब? 1803 में भरतपुर। और नवंबर 1803 ये अलवर था। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 2 महीने बाद। तो आपको याद रखना है प्रथम भरतपुर, द्वितीय अलवर, ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपका। गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न से किस राजस्थान के शहर से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जोधपुर। गुड़ला नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। इसका आयोजन महिलाओं द्वारा छिद्रित मटके में दीपक रखकर चैत्र महीने में गणगौर के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न। रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत को पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फटाफट से कमेंट करके बताओगे तो बता दूंगा आंसर इसका। साहित्यिक क्षेत्र में। क्या हो जाएगा? साहित्यिक क्षेत्र में। रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत देवगढ़ की राजकुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। साहित्यिक क्षेत्र में योगदान के कारण इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचना टाबरारी बाता, हुंकारो दो सा, बांधो बारमली, ये राजस्थान विधानसभा की सदस्य रही एवं राजस्थान कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही। तो ये आपको याद रखना है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। अगला प्रश्न, किस समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है राजस्थान केसरी का। विजय सिंह पथिक रामनारायण चौधरी हरिभाई किंकर ने 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। कहाँ की? वर्धा में 1919 में। 1920 में जिले अजमेर स्थापित किया गया। वर्धा से ही विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी जो है चलाया था। कहाँ से? राजस्थान केसरी कहाँ से चलाया था? पता रखना है आपको, वर्धा से चलाया था, ठीक है। अगला प्रश्न, दयाल दास की ख्याति में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? इसका राइट आंसर है बीकानेर। दयाल दास श्री ख्याति में बीकानेर का इतिहास लिखा गया। ख्याति में ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं का काव्य रूप में वर्णन किया जाता है। इस ख्याति में राव बीका से लेकर सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान पत्थर मार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो पत्थर मार होली के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाता है सी, बाड़मेर। पत्थर मार होली बाड़मेर, लठ मार होली करौली, कोड़ा मार होली बिनाय अजमेर। याद रखना है, पत्थर मार होली बाड़मेर, लठ मार होली करौली और कोड़ा मार होली बिनाय अजमेर में। ये चीज़ें जो मैंने बताई याद रखना है, बार बार में पूछी जाती है। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजी नु रूसणी की रचना की? सत्यभामाजी नु रूषण किसने की थी इसकी रचना? इसका राइट आंसर है मीराबाई ने, ठीक है मित्रों। चलेगा अगला प्रश्न आपका। निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृतभांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिलुंड। क्या हो जाएगा? गिलुंड आपका राइट आंसर होगा। ऋषभ देव के मंदिर राजस्थान के किस स्थान में स्थित है? बताइएगा, ऋषभ देव के मंदिर राजस्थान के किस स्थान में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दुलेव। ऋषभ देव मंदिर दुलेव उदयपुर कस्बा में स्थित है। कहाँ पर है? दुलेव उदयपुर में स्थित है। बील इसे दुलियाधनी कहते हैं। बील इस पर केसर चढ़ाते हैं तथा बीलों में ये केसरिया नाथ जी और काला जी के नाम से प्रसिद्ध है। बील काला जी की झूठी कसम नहीं खाते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। इसका प्रश्न क्या होगा आंसर? राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? सही आंसर है जैसलमेर। सभी को पता होगा राजस्थान के जैसलमेर सबसे अधिक तापांतर, यानी कि रात का अलग दिन का अलग, तापांतर इसी को कहते हैं, यानी कि अंतर कितना है तापों में। अगला प्रश्न, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है?
तो ये है बी ऑप्शन दक्षिणी। गुरु शिखर अरावली के दक्षिणी भाग में है जो सिरोही में स्थित है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1722 क्या है मीटर है। ठीक है ना। कर्नल टोड ने इसे क्या कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था संतों का शिखर। क्या कहा था? संतों का शिखर। अगला प्रश्न, छप्पन का मैदान का संबंध में से किस एक नदी से है? तो माही से है। ठीक है ना, माही से। छप्पन का मैदान कहाँ है? तो ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच वाला जो भाग होता है ना, वो छप्पन का मैदान है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ठीक है। 56 गांवों का समूह, 56 नदी नालों का जो है यहाँ पर प्रवाह क्षेत्र है। और 56 का पर्वत कहाँ? 56 का पर्वत कहाँ है? ठीक है, ये है बाड़मेर में। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? कहाँ पर? तो ये होती है सिरोही में। सिरोही में कौन सी जगह? ठीक है, माउंट आबू में। याद रख लेना, सर्वाधिक जो है वर्षा होती है कहाँ पर? सिरोही में, माउंट आबू में। इनमें से तो सिरोही है बिल्कुल एकदम। यदि बांसवाड़ा, झालावाड़ी आते हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो आपको यहाँ पर और ऑप्शन तो मिल नहीं रहे, आपको जो है सही आंसर सिरोही होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है? तो ये सभी को पता है, चीनी मिल राजस्थान में 2 जगह है। एक तो बूंदी में, केशवरायपाटन में, और एक आपके है श्रीगंगानगर में। ठीक है, तो केशवरायपाटन वाली तो बंद हो चुकी है और आपकी ये चल रही है। ठीक है, श्रीगंगानगर में दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1937 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1937 में सार्वजनिक क्षेत्र में की गई थी। राजस्थान की दूसरी चीनी मिल थी। उस मिल में, यानी कि इस मिल में क्या है, चुकंदर से भी चीनी बनती है। यहाँ देसी शराब का भी निर्माण होता है। इस चीनी संयंत्र के कारण श्रीगंगानगर जिले में वायु प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ये तो दोस्तों राज्य की दूसरी थी। तो पहली कौन सी है पूछा जा सकता है? तो केशवरायपाटन की है दोस्तों, बूंदी जिले में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? तो मृदा अपरदन से संबंधित कौन सा नहीं है? हिमानी। इसके अलावा जंगल काटना, जलीय अपरदन, वायु अपरदन है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? 56+%। किस प्रकार के? रक्षित वन पाए जाते हैं क्या, या सुरक्षित? सभी का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करो। क्या हो जाएगा? सुरक्षित वन पाए जाते हैं मित्रों। किस प्रकार के? सुरक्षित वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में कुल कितने जिले किए गए हैं? 12 जिले हैं मित्रों, 12। अरावली प्रदेश में राज्य के कुल 12 जिले हैं सम्मिलित है। राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? यहाँ पर 9% जो क्षेत्रफल है, 10% संख्या निवास करती है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन जो है वलय पर्वत है, जिसकी उत्पत्ति प्रीकैम्ब्रियन काल में हुई है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। ठीक है, रायसेला की जो पहाड़ियाँ हैं ना दिल्ली में, वहाँ तक। और राजस्थान में कितनी है इसकी? राजस्थान में 550 किलोमीटर। कितनी है? राजस्थान में 550 किलोमीटर। और इसकी जो है औसत यानी कि एवरेज ऊंचाई, एवरेज ठीक है कितनी है? 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर। इसको 3 भागों में बांटा गया है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आपको दोबारा से बता रहा हूँ रिवाइज करने के लिए। अगला प्रश्न, शेर चोटी किसकी ऊंचाई? शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? ये दूसरी ऊंची चोटी है दोस्तों। पहली तो आप सभी को पता है माउंट आबू है। ठीक है, दूसरी है शेर। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, सिरोही में ये भी भाई, ईसरदा सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो ईसरदा कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। सिरोही में क्या कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। ठीक है,
तो ईसरदा सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर जिले में इसका स्रोत ईसरदा बांध है। इस परियोजना को 3 अप्रैल 2007 को स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न, चौतारा कामयच्चा कौन से लोक वाद्य यंत्र परंपरा से जुड़े हुए हैं? सही आंसर है तत् वाद्य यंत्र से। जिन वाद्य यंत्रों में तारों का प्रयोग होता है वे तत् वाद्य यंत्र कहलाते हैं। चौतारा कामयच्चा में तारों का प्रयोग होता है। मांगणिया यार यानी कि मांगणिया यार जो जाति होती है ना, मांगने वाली जाति कामयच्चा का प्रयोग करती है। साकर खा प्रसिद्ध कलाकार थे ये मांगणिया यार, ठीक है, इस यंत्र के। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के पंच पांडे ठिकानों में से एक नहीं था? कौन सा नहीं था मित्रों? तो श्री माधोपुर नहीं था। इसके अलावा मलसीसर, ढूंढलोद, मंडावा ये सभी थे। और भी बता दूं, शेखावाटी की 5 सबसे बड़ी जागीर पंच पांडवों के नाम से जानी जाती है, जो इस प्रकार थे मंडावा, ढूंढलोद, बिसाऊ, नवलगढ़, मलसीसर। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है आपका, मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी गोविंद गिरी के द्वारा, स्वामी गोविंद गिरी के द्वारा। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न होगा आपके लिए, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज माना है? शक अथवा सीतियन जाति के वंशज माना है? बताओ फटाफट से कमेंट करके। इसका राइट आंसर था जेम्स टोड ने। जेम्स टोड का राजपूतों विदेशी उत्पत्ति के संबंध में मत है कि वह राजपूतों को विदेशी शक अथवा सीतियन जाति की संतानें मानते हैं। समर्थन में टोड ने तर्क दिया है कि दोनों जातियों की सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों में समानता है। उनके अनुसार मांसाहार का प्रचलन, याज्ञिक अनुष्ठानों का प्रचलन, अस्त्र शस्त्र की जो है पूजा प्रचलन आदि से यह प्रतीत होता है कि राजपूत सीतियनों के वंशज थे। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। अगला प्रश्न, पंडित नेनूराम शर्मा निम्न से किस रियासत के प्रजामंडल के से संबंधित है? तो कहाँ के थे नेनूराम जी? कोटा के। मित्रों कोटा या हाडोतिया है, तो आपका राइट आंसर यही होगा। पंडित नेनूराम शर्मा ने अभिनहर के साथ मिलकर 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? तो बिजोलिया के जागीरदार कौन थे 1890 में? तो वो थे परमार। कौन? परमार। बिजोलिया का पुराना नाम क्या मिलता है? विजापल्ली था। ये भीलवाड़ा के ऊपरमाल पटारी क्षेत्र में स्थित है, जिसमें दाकड़ किसान अधिक संख्या में निवास करते थे। उस रियासत की स्थापना अशोक परमार ने की थी, जो राणा सांगा का सामंत था। इसने खानवा के युद्ध में भाग लिया। 1890 में परमार ही बिजोलिया के जागीरदार थे। यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन चला था 44 वर्षों तक। 1897 से 1941 तक 44 वर्षों तक दीर्घ काल अवधि तक चलने वाला अहिंसक आंदोलन था ये भारत का एकमात्र। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, गिरी सुमेल का युद्ध निम्न में से लड़ा गया? तो गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? सही आंसर है 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। 1544 ईस्वी में किस किस के मध्य लड़ा, क्या हुआ बता देता हूँ। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में राव मालदेव और शेर शाह के मध्य लड़ा गया। मालदेव युद्ध से चले गए। तत्पश्चात जेता और कुपा ने मोर्चा संभाला और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। शेर शाह युद्ध बड़ी मुश्किल से जीत पाया। तब शेर शाह ने कहा, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देती। ठीक है, तो ये यदि एक मुट्ठी भर जो बाजरा था उसके लिए इन्होंने ऐसा डायलॉग मारा कि हम इसकी वजह से इस जो है सादत को खो देते आज। अगला प्रश्न है आपका, 1883 में निम्न से किस शहर में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई? तो परोपकारिणी सभा की स्थापना सभी को पता होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों 1875 में। ठीक है ना, बताओ इसका सही आंसर है उदयपुर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में क्या किया था इन्होंने? किसकी? बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती 3 बार राजस्थान आए। सर्वप्रथम करौली में आए थे। पूछा जा सकता है
स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले राजस्थान में कौन सी जगह है? तो करौली में आए थे महाराजा मदन पाल के आग्रह पर, यानी कि महाराजा मदन पाल जी ने इनको बुलाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं है? अग्निकुंड से किसकी उत्पत्ति नहीं है? सिसोदियाओं की। किसकी? सिसोदिया की। परमार की है, चालुक्य की है, चौहान की है। ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया जिसमें अग्निकुंड से 4 राजवंशों की उत्पत्ति हुई। 4 राजवंश कौन कौन है? एक तो आप सभी को बताया, प्रतिहार है, ठीक है, परमार है, यानी कि चालुक्य, चालुक्य को सोलंकी भी बोलते हैं, सोलंकी है ना, चहमान यानी कि चौहान भी है, ठीक है, तो 4 याद रखने हैं। अगला प्रश्न, गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? गागरोन का सभी को पता है जलदुर्ग भी कहा जाता है, झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग झालावाड़ जिले में आहू तथा काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। राजपूत शासकों द्वारा निर्मित होने के कारण यह दुर्ग टोडगढ़ दूलरगढ़ कहलाया। देवन सिंह खींची ने 12वीं शताब्दी में इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया, उसका नाम गागरोन रखा। इस दुर्ग में 2 शाखे हुए। यहाँ पर संत पीपा की छतरी है जिसे स्थानीय लोग सामेल जी कहते हैं। कोटा के जाला जालिम द्वारा विशाल परकोटे का निर्माण किया गया जिसे जालिम कोट कहते हैं। यहाँ मीठे शाह हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। किसकी? मीठे शाह हमीदुद्दीन चिश्ती की। और हमीदुद्दीन नागौरी की कहाँ है? नागौर में। तो ये याद रख लेना, अलग अलग प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है मित्रों? सही नहीं है ये पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन रूडा के बारे में सही नहीं है? तो सही ऑप्शन ए ही नहीं है, इसके अलावा सब सही है। तो देख लो, रूडा के बारे में इसकी स्थापना नवंबर 1995 में हुई। इसने ब्लू पोट्री, कोटा डोरिया, सांगानेर व बगरू के हैंड ब्लॉक, ठीक है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जैसी शिल्प कलाओं के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत भौगोलिक संकेत पंजीकरण प्राप्त कर लिया। ये 3 उपक्षेत्रों चमड़ा, ऊन, लघु खनिज अंतर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करता था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या है मित्रों? निम्न में से किन शहरों को राजस्थान में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? तो सभी को पता है, ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर को। अगला प्रश्न है आपके लिए, बहुत अच्छे प्रश्न है। राजस्थान रिफाइनरी पचभद्रा के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए सही नहीं है, इसके अलावा सब सही है। ये HPCL तथा राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। ये देश की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। इस परियोजना की लागत 43,129 करोड़ रुपए है और इसमें HPCL का 74% हिस्सा है और राजस्थान सरकार का 26% हिस्सा है, ठीक है ना। और यहाँ पर 270 जो है मेगावाट बिजली भी बनेगी रिफाइनरी के वेस्ट पेटकोट से, ठीक है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान की अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट कहाँ की है? अजरक प्रिंट सभी को पता होगी, अजरक प्रिंट बाड़मेर की है। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट दोनों में बार बार मैं बता चुका हूँ, अजरक और मलिर प्रिंट दोनों याद रखना, बाड़मेर की है। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? तो यह हरित क्रांति संबंधित नहीं है, ऑप्शन है। इसके अलावा HYV वीजों का उपयोग बढ़ना, सकल कृषि क्षेत्र बढ़ना, सहकारी ऋण सुविधाओं का बढ़ाना, यह सब किसके अंतर्गत है? यह है हरित क्रांति के अंतर्गत। अगला प्रश्न, राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें निःशुल्क नागरिक ईमेल सुविधा दी जाती है और इसका उपयोग करने वाले अपना ईमेल एड्रेस प्रादेशिक भाषाओं एवं हिंदी में बना सकते हैं। इस सुविधा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं राजमेल। क्या कहते हैं? राजमेल। अगला प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी थी? तो इसकी कितनी थी अवधि? सभी को पता है 2012 से 17 और अंतिम जो है थी पंचवर्षीय योजना थी, पूछा जा सकता है। योजना आयोग की स्थापना कब की थी? 15 मार्च 1950 को की थी। वर्तमान में नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रस्तावित कर दिया, यानी कि समय क्या चलता है? नीति आयोग चलता है, पहले योजना आयोग चलता था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भूमि सुधार का रूप माना जाता है? तो भूमि सुधार का रूप किसे माना जाता है? भू जोतों की सीमा का निर्धारण, इसको। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान के वृहत उद्योगों की संवृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या है? तो वह है विद्युत आपूर्ति की कमी एवं अनिश्चितता।
अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में किस योजना के अंतर्गत गांवों के शिक्षित युवा अथवा गैर सरकारी संगठन की सेवाएं गहन पशु यानी कि गो प्रजनन के लिए प्रयुक्त की जाती है? क्या सही आंसर है गोपाल। विश्व बैंक की सहायता से 1990 में गोपाल योजना की शुरुआत की गई थी। इसको पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों में प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत शिक्षित युवा अथवा गैर सरकारी संगठन की सेवाएं गो प्रजनन के लिए प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा, करंट का है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये आएगा लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि राजसिको की स्थापना वर्ष है। तो राजसिको की स्थापना वर्ष किस में की गई थी? इसका सही आंसर है 1961 में। कब? 1961 में राजसिको की स्थापना की गई थी, 3 जून 1961। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए, ये भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ सकता है। राजस्थान में अब तक कितनी पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं लागू की जा चुकी है? तो पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजनाएं बताओ फटाफट से, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 12 पंचवर्षीय 6 वार्षिक योजनाएं, 12 पंचवर्षीय और 6 वार्षिक योजनाएं लागू की जा चुकी है। अगला प्रश्न है आपका, जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया एशियन विकास बैंक यानी कि एडीबी के द्वारा। किसके द्वारा? एडीबी। ठीक है, एडीबी है दोस्तों, एडीबी एशियन डेवलप्ड बैंक। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या है? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर है 1955 में। कब? 1955 में। अगला प्रश्न है आपके लिए, नहीं आएगा ये भी, और ये आ सकता है। राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा राजस्थान को कहाँ से प्राप्त होती है? तापीय। राजस्थान को तापीय स्रोत से जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कितनी होती है? आपसे पूछा जैसे सर्वाधिक होती है तो कितनी होती है? 60%। तो आशा करता हूँ आज के 74 प्रश्न थे, इनमें से 2-4 प्रश्न मैंने डिलीट किए हैं, आपसे बताए जो करंट है, करंट के क्वेश्चन दोबारा नहीं आते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई है आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो सीरीज आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आने वाले सभी विद्यार्थियों को भी पता लग पाए। अपने जितने भी आसपास मित्र हैं उनको बताएं, सबके पास एक बार ज़रूर शेयर करें। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। आपका भी भला होगा और उनका भी भला होगा और हमारा भी होगा, मतलब तीनों का फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आपसे मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में।